रमेश सुबह सुबह काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे रिंकू, खाना तैयार है तो खाना पैक कर दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगा और मुझे सुनने को मिलेगा। हाँ हाँ बहू, खाना दे दे रमेश को, वरना वो आजकल लेट ही काम पर निकल रहा है। बस 2 मिनट और सेक दो रोटी, उसके बाद खाना पैक कर देती हूँ। रिंकू खाना पैक करती है और रमेश को दे देती है। उसके बाद रिंकू खुद भी जमींदार के खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ती है। रिंकू और रमेश दोनों ही मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और कुसुम तो बेचारी अपनी उम्र को कोस रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रोज रिंकू घर में काम करते करते बेहोश हो जाती है। बहू बहू, क्या हुआ तुझे? अरे रमेश कहाँ है? देख जरा बहू को क्या हुआ। कैसे गिरी तुम यहाँ और क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, माँ पानी लाओ, लगता है गर्मी के कारण गिर गई है। बहू उठ जा, हम गरीबों को तो इस गर्मी में और भी दिक्कत होती है। रिंकू को कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसका पति रमेश, सास कुसुम और गांव के वैद्य जी खड़े हैं। अरे बहू आराम से, कहाँ जा रही है तू? माँ जी मैं ठीक हूँ, वो गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ बहू, वो तो कोई बात नहीं, रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ जी मुझे बस थोड़ा सा चक्कर ही आया था, उसमें भी अपने वैद्य जी को बुला लिया। अब कुसुम गिलास में अपनी बहू के लिए पानी लेकर आती है और पानी के साथ लड्डू भी लेकर आती है। बहू ये ले मुंह मिठाकर और ये पानी पी ले। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, तूने मुझे और रमेश को इतनी बड़ी खुशी जो दी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी, ये लड्डू, खुशखबरी, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि मैं दादी और रमेश बाप बनने वाला है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? सच में मैं माँ बनने वाली हूँ और इसी कारण मुझे चक्कर आया। हाँ बहू, तू माँ बनने वाली है और तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा और ये जली गर्मी से भी तुझे बचना होगा, और इसीलिए अब से तू कुछ समय तक जमींदार जी के खेतों में काम करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी मैं बैठे बैठे भी तो परेशान हो जाऊंगी ना। कोई नहीं बहू, घर में ही टहल ले, थोड़ा बिजली विमला इन सब से बात कर ले, बस तेरा दिन इन सभी से कट जाएगा और तुझे घर का भी काम करना होगा। माँ एकदम ठीक कह रही है, तुम्हें घर के कामों में और इधर उधर के कामों में इतना वक्त बीत जाता है कि तुम थक ही इतना जाती हो। घर में सभी खुश थे कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और रमेश ऐसे ही अपनी पत्नी रिंकू का काफी ध्यान रखता था। जहाँ एक गर्मी से गांव के लोग बेहाल थे, वहीं रमेश अपनी पत्नी के लिए कूलर, पंखे या फिर एसी की व्यवस्था करने की सोच रहा था। क्या करूं इस जलती गर्मी का? रिंकू इस साल बहुत परेशान हो रही है। मैं जो भी कमाता हूँ उसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो पंखे के पैसे भी नहीं है। अरे पंखा तो दूर की बात, हमारे गांव में तो बिजली की भी इतनी दिक्कत है। अरे रमेश, आज तू काम पर नहीं जाएगा? अभी तक यहाँ बैठा क्या कर रहा है? माँ आज गांव में पंखा जाने वाला है, आप तो जानती है ना वो मेरा कितना जिगरी यार है। उससे मिले बिना तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं आज। अरे अब जब तक वो यहाँ रहेगा तो क्या तू उसके चक्कर में काम पर ही नहीं जाएगा? चल काम पर जा। तुझे पता है ना हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उस मेहमान के स्वागत में भी तो खर्चा आएगा। आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब हो जाएगा, आप देखना, मैं सब कर दूंगा। अब इतना कहने के बाद रमेश पंकज के घर की तरफ निकल जाता है। पंकज शहर से आया था और रमेश और पंकज की अच्छी खासी दोस्ती थी, जिस वजह से रमेश ने अपने जिगरी यार के लिए छुट्टी ले ली थी। इतना बदल गया है तू। और बता, घर में सब कैसे हैं? काकी, भाभी और तू? सब अच्छे हैं मेरे दोस्त। तू बता, शहर जाकर तू तो एकदम बदल गया यार। और तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे शहर की तो बात ही अलग है, और काम धंधा सब अच्छा है। और तुझे पता है, मैंने आते ही माँ के लिए एक जुगाड़ू पंखा बनाया है। आ चल तुझे दिखाता हूँ। ये सौर ऊर्जा से चलता है। ये जो प्लेट देख रहा है ना तू, इससे ये चार्ज होता है और इस पंखे को पावर यानी बिजली पास करता है, और ये ऐसे चलता है। देखा ना, बिना बिजली के भी हमारा गांव तरक्की कर सकता है। बस एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होती है, वरना गांव के लोग तो जमींदार की गुलामी कर अपनी जिंदगी काट लेते हैं। और जमींदार के घर भी तो एसी, पंखा, कूलर है, वो सभी तो इसी प्लेट से चलते हैं। अरे पंकज, तूने तो कमाल कर दिया और मेरे परेशानी का हल भी ढूंढ लिया तूने तो। तेरी कौन सी परेशानी है बता, मैं अभी करता हूँ ठीक। मेरी परेशानी ये है कि मैं चाहता हूँ कि तेरी भाभी के लिए कूलर या पंखा ऐसा कुछ भी लगवा दूं, लेकिन यार इतने पैसे नहीं है और ना ही बिजली। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, तू तो बाप बनने वाला है।
और ऐसी हालत में भाभी का ध्यान रखना भी जरूरी है। और ऊपर से ये आग की तरह बरसती हुई गर्मी। मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए, तू चिंता मत कर। अब उस वक्त तो रमेश घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन पंकज और रमेश मिलते हैं और पंकज रमेश को अपने घर लेकर जाता है और उसे एक पुरानी एसी दिखाता है जिसे वो ठीक कर रहा होता है। ये देख, ये एसी मैं भंगार से लेकर आया हूँ। इसे मैं ठीक करके इसके ऊपर घास की बनी फ्रेम बॉडी लगाने वाला हूँ। यानी तू घास से एसी बनाएगा? अरे वाह पंकज, तेरा दिमाग कितना काम करता है। हाँ, ये एसी की तरह ठंडक देगी और तो और इसकी हवा भी बिल्कुल एसी की तरह होगी। और बिजली के लिए हम अपनी पुरानी तरकीब अपनाएंगे। वही प्लेट वाला, उससे इससे बराबर बिजली तो मिलेगी ना? अगर नहीं मिली तो तेरे बगल वाली बिजली भाभी किस दिन काम आएंगी? अरे यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है। चल अब ये बता कि आज लग जाएगा मेरी झोपड़ी में? हाँ, कोशिश करूँगा कि ये बन जाए और शाम होते होते ये तेरे घर रहेगा। पंकज अपने जिगरी दोस्त रमेश के घर में अपने जुगाड़ू दिमाग से पुराने एसी को लेकर जाता है और उसे एक बॉडी देकर उसे तैयार करता है और उसमें बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर उस पर बिजली पहुंचाता है। अरे यहाँ बीचों बीच लगा दे ताकि पूरा घर ठंडा रहे। हाँ हाँ, इसे मैं यहीं लगा रहा हूँ। अरे पंकज बेटा, ये क्या है? घास से बना डब्बा क्या है उसमें? माँ जी, इन्होंने घर में एसी लगवाया है। एसी जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है, वही ना? हाँ माँ जी, ये वही है। अपने पंकज भैया ने अपने जुगाड़ से इसे बनाया है। अरे रे, ये तो बहुत महंगा होगा, लेकिन बिना बिजली चला पाना मुश्किल होगा ना? नहीं नहीं माँ जी, ये धूप से चार्ज होगी। इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। अरे ये सब मुझे समझ आता तो मैं यहीं रहती क्या? हाँ हाँ माँ, आप तो शहर में अपने शहरी बच्चों के साथ रहती। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? एकदम ठीक कहा तूने, मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये सब। कुछ ही समय बाद रमेश की झोपड़ी में घास की बॉडी वाला एसी लगा दिया जाता है जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और रिंकू को हवा से बहुत राहत मिलती है। पंकज, तूने जितना किया है वो एक दोस्त ही कर सकता है भाई। हाँ हाँ पंकज, सच में जो भी तूने किया उसका एहसान रहेगा बेटा। अरे काकी, आप भी ना बेटा कहती हैं और एहसान याद दिला रही हैं। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। ये भी तो मेरा परिवार है। रमेश के घर में जब एसी लग जाता है तो गांव के लोग उस एसी को देखने आते हैं, पंकज की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन जब ये बात गांव के जमींदार को पता चलती है तो वो पंकज को ज्यादा पैसे देकर घास से बना एक एसी बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे पंकज को भी काफी अच्छी कमाई हो जाती है। प्रेरणा अपने कमरे में अपना पेट पकड़कर बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास सरला आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, घर पूरा बिखरा पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। घर का काम करना है, चल उठ अब। माँ जी नहीं, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है पीरियड्स आने वाले हैं। आज मुझसे घर का काम तो क्या, एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ नहीं हो पाएगा। आज आप ही काम कर लो। बहू, अभी 20 दिन पहले ही तो तेरा महीना खत्म हुआ था, इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। माँ जी, मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब भी ये टाइम आने वाला होता है उसके एक हफ्ते पहले से ही मेरे साथ ये सब होने लगता है। कभी कभी तो मैं पीरियड से इतना दुखी हो जाती हूँ। बहू, ये सब तो होता रहता है। अब तू अपने दर्द पर जितना ध्यान देगी तुझे उतना ही दर्द होगा। इसलिए बोल रही हूँ कि सेहत के लिए अच्छा खाया करना, और ये अडरम शडरम खाने से नुकसान होता है। शरीर को देख, समय से पहले दर्द तभी हो रहा है। माँ जी, आप यहाँ मुझे काम के लिए बुलाने आई थी तो मैंने बता दिया ना कि मैं काम करने की हालत में नहीं हूँ। आप खुद काम करो या घर को गंदा ही रहने दो, लेकिन मुझे कुछ मत कहो। लो, अभी तो पीरियड्स हुए भी नहीं है कि इसके दिमाग का पारा ऊपर नीचे करने लग रहा है। बहू, कोई बात नहीं, तो आराम कर ले। मैं तेरे लिए खीरे, नींबू और पुदीने का शरबत बना लाती हूँ। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र हो रही है ना, तो एक काम करो, मोमोज या पिज्जा ले आना, क्योंकि ये दर्द तो मोमोज या पिज्जा से ही ठीक होगा। बहू, सच कहूँ तो दुख में ही पड़ी रहे। पीरियड्स के दुख को तो तूने अपनी ऐश ही बना लिया है। कुछ नहीं मिलेगा। जब भूख लगेगी तो आकर खाना खा लियो, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब भी कुछ खाने का मन करेगा तो मैं बाहर से मंगवा लूंगी। प्रेरणा को अभी तक पीरियड्स आए भी नहीं थे, लेकिन उसे अभी से ही पीरियड्स का प्री पेन शुरू हो गया था। सरला इस उम्र से इस दर्द से अच्छे से गुजर चुकी थी, इसीलिए सरला को इस दर्द का अनुभव था और इस हालत में बदलते मूड का भी अनुभव था। इसीलिए सरला अपनी बहू को कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी और कुछ नहीं कहती थी, खुद ही सारा काम कर लेती।
सरला अपनी बहू की सभी छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती, लेकिन इस बार प्रेरणा को पीरियड्स आने में ज्यादा ही टाइम लग जाता है। प्रेरणा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ वहाँ करने लगती है। प्रेरणा को परेशान देखकर उसके पास सरला आती है और प्रेरणा से कहती है, बहू क्या हो गया? अभी तक तेरे पीरियड्स का दुख खत्म नहीं हुआ क्या? माँ जी, इतने दिनों से रोज मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब तक मुझे पीरियड्स हुए नहीं हैं। बहू आगे पीछे तो होते ही रहते हैं ना, रुक जा, हो जाएंगे 1-2 दिन में। माँ जी, ये भी तो एक झंझट ही है। हो जाए तो कम से कम टेंशन तो ना हो कि कल होंगे, आज होंगे। इस दुख से तो राहत मिल जाएगी ना माँ जी मुझे। एक काम कर, अचार खा ले या फिर गुड़ खा ले, कल सुबह तक पीरियड्स हो जाएंगे। प्रेरणा अपनी सास की बात मानकर अचार खा लेती है और अगली ही सुबह उसे पीरियड्स हो जाते हैं। पीरियड्स होने के बाद तो प्रेरणा पूरे घर में घूमती रहती है। कुछ उसे ज्यादा ही पेट दर्द हो रहा था। प्रेरणा दर्द की वजह से करहाते हुए यहाँ वहाँ कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन रज्जू आती है। रज्जू प्रेरणा को यहाँ वहाँ करता देखकर सरला को आवाज लगाती है और सरला से रज्जू कहती है, अरे सरला, ये तेरी बहू को क्या हो गया? मुझे तेरे घर में आए हुए काफी देर हो गई है और तब से देख रही हूँ कि यहाँ वहाँ कर रही है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे बहू का महीना चल रहा है, पीरियड्स हो गए, इसलिए इतना परेशान है, यहाँ वहाँ घूम रही है। तो इसमें इतना आतंक क्यों मचा रखा है? ये तो आम बात है, हर लड़की को होते हैं पीरियड्स, लेकिन हर लड़की तेरी बहू की तरह बौरा थोड़ी ना जाती है। कुछ समझा तू अपनी बहू को। आंटी जी, भले ही मैं पीरियड से दुखी हूँ, लेकिन अब तो इतनी हिम्मत है कि मैं आपका मुंह बंद करवा दूँ। अरे एक तो मेरी कमर और पेट की बैंड बज गई है और आप अपना ज्ञान दे रही हैं। हाय राम सरला, तेरी बहू की जुबान तो कितनी गंदी है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे रज्जू बहन, तुम भी एक औरत ही तो हो, तो एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख क्यों नहीं समझ रही हो? पीरियड्स में दिमाग गर्म ठंडा होता रहता है, इसलिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितना सर पर चढ़ा रही हो ना अपनी बहू को, देखना तुम्हारी बहू तुम्हें उतनी ही ज्यादा जोर से लात मारेगी। अभी नई नई शादी हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ आए हुए, इतने ड्रामे कर रही है ये। ड्रामे नहीं कर रही, पिछली बार भी मेरी बहू पीरियड से इतनी ही दुखी थी जितनी अब है। हाँ हाँ, ये सब तो नाटक है काम से बचने के लिए। इसकी तो माँ ने ही सिखा के भेजा होगा कि पीरियड्स को अपना दुख बनाकर अपने सास को दुखी करते रहना। लेकिन मुझे क्या, तू जाने, तेरी बहू जाने। रज्जू को प्रेरणा की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो ताना देकर वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। सरला रज्जू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो अपनी बहू का पीरियड्स में और भी ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन प्रेरणा का पीरियड्स का दुख अलग ही होता है। ऐसे ही जैसे तैसे ये वाले पीरियड्स का महीना निकल जाता है। कुछ टाइम बाद वापस से उसे अपने पीरियड्स के हिसाब से प्रेरणा को पीरियड्स आने लगते हैं। पहले दिन तो प्रेरणा जैसे तैसे निकाल देती है, लेकिन पीरियड्स के दूसरे दिन सुबह सुबह ही प्रेरणा बिस्तर खराब कर देती है। सुबह सुबह प्रेरणा सो रही थी, तभी उसके पति सूरज की नजर बिस्तर पर पड़ती है और वो प्रेरणा को उठाते हुए कहता है, अरे ये क्या कर दिया तुमने प्रेरणा? जब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे पीरियड्स का टाइम चल रहा है, अरे तो बेड पर क्यों सोई तुम? अब देखो जरा बेड का क्या हाल कर दिया है तुमने। माफ करना सूरज जी, रात भर पेट दर्द हो रहा था, इसलिए सो नहीं पाई, और जब आँख लगी तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन मैं साफ कर दूंगी, आप गुस्सा मत करो। क्या ध्यान नहीं? अरे तुमसे ज्यादा पागल तो मैंने कोई देखा ही नहीं। अरे तुम्हें पता है ना ऐसे में बेड पर नहीं सोते, ऊपर से मेरे साथ ही आकर बेड पर सो गई। सूरज जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, आपकी ही बीवी हूँ, तो ऐसे बोलने का क्या मतलब है आपका? क्या आप मेरी परेशानी भी नहीं समझ सकते? मेरा यही मतलब है कि मुझे घिन आती है ये सब देखकर। अरे जल्दी से इसे साफ करो और आज रात तुम बाहर ही सोना, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ सोने की। ये पीरियड्स तो मेरे गले का फंदा ही बन गए हैं। अब तक मैं पीरियड से दुखी रहती थी क्योंकि इसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब तो सूरज जी ने भी इस टाइम पर मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया। भगवान, ये सारे दुख हमें ही क्यों? प्रेरणा पहले ही पीरियड से दुखी थी क्योंकि उसे पीरियड्स में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था। लेकिन अब जब उसके पति ने उसे पीरियड्स में कमरे से बाहर सोने को बोला तो प्रेरणा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। उसी रात प्रेरणा अपने कमरे से बाहर रोते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सरला आती है और कहती है, बहू क्या हुआ? तू अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही? यहाँ जमीन पर सो रही है। ऐसे तो तेरे कमर में और भी ज्यादा दर्द होगा,
जा जाकर अपने कमरे में सो जा। माँ जी, वो सूरज जी को अच्छा नहीं लगता कि मैं इस टाइम पर उनके साथ सोऊं, तो बस इसलिए मैं कमरे से बाहर सो रही हूँ। ये सूरज क्या पागल हो गया है जो उसने तुझे कमरे से बाहर सोने को कहा? चल तू मेरे साथ। इतना बोलकर सरला अपने साथ प्रेरणा को उसके कमरे में लेकर जाती है और सूरज से कहती है, सूरज बेटा, तूने ही बहू को कमरे से बाहर जाने के लिए बोला था। हाँ माँ, मैंने ही कहा था। अरे इसने सुबह सुबह बेड गंदा कर दिया था, इसलिए मैंने ही बोल दिया कि कमरे से बाहर जाकर सोए, कम से कम बेड तो साफ रहेगा। अरे नालायक, अगर तेरी बीवी को पीरियड्स ना हो ना तो तुझे बाप बनने में बहुत परेशानी हो जाएगी। और जितना दर्द ये सह रही है ना, तेरा फर्ज बनता है कि उसका ध्यान रख, छोटी बड़ी सभी जरूरतों को पूरा कर, वरना तेरे को बाहर निकाल देना है मैंने। सरला की बात सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगता है। उसके बाद सूरज पीरियड से दुखी बहू को और दुख नहीं देता बल्कि उसका साथ देता है। कुंती अपनी बहू उमा से बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि इस साल भी कुंती की बहू उमा को बेटी हुई थी। अब इसमें उमा की क्या ही गलती, लेकिन कुंती को ये बात रास नहीं आई और कुंती ने एक रोज अपनी बहू को ये कहते हुए घर से निकाल दिया, अब मैं तुझे अपने घर में और नहीं रख सकती हूँ। ये ले अपने कपड़े और अपनी औलाद को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी इन पांचों को लेकर? कुछ तो रहम कीजिए मुझ पर। कहीं भी जा या मर जा, मुझे नहीं रखना तुम लोगों को। लड़का पैदा नहीं कर सकी कुलक्षणी, मेरा वंश ही खत्म कर दिया। अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और वंश आगे बढ़ाऊंगी। चल निकल जा यहाँ से। माँ जी आप तो एक औरत है ना, आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? माँ जी ऐसा मत कीजिए। उमा और उसकी पांचों बेटियों को घर से बाहर निकाल देने के बाद अपने घर का दरवाजा कुंती बंद कर देती है और अब काफी समय बाहर ही अपने पांचों बच्चों के साथ उमा अपनी सास कुंती के गेट खोलने का इंतजार करती है। लेकिन काफी समय बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उमा की पड़ोसन विमला उमा को रोकते हुए कहती है, उमा आजा मेरे घर, अपनी इस नन्ही जान को तो कुछ खिला पिला दे। विमला बहन, जाने दो, हम कहीं भी चले जाएंगे या मर जाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है उमा? तू 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? कहीं भी रह लेंगे, आप माँ जी का और उनका ध्यान रखना। अब उमा अपनी पांचों बेटियों को लेकर निकल जाती है, लेकिन अब वो कहाँ जाए, किसके साथ मांगे, ये सोचते हुए उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक सीवर के खाली पाइप में अपने बच्चों को सुला देती है। तभी उमा की बड़ी बेटी निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, अब क्या हम इस पाइप में रहेंगे? नहीं बेटी, हम कल ही कहीं घर ढूंढेंगे, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, सो जा। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, हम अपने घर कब चलेंगे बताओ ना माँ। कल सुबह ही बेटा, अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। अब निशा, बबीता, रीमा, रूपा, रेनू तो सो जाते हैं, लेकिन उमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे उसके बच्चों की चिंता जो सता रही थी, आखिर वो कैसे क्या करे उनके लिए। ऐसे ही अब सुबह के 4 बजे वो देखती है कि कई सारी औरतें और आदमी बोरों में कुछ चुन रहे हैं। ये देखकर उमा एक औरत से पूछती है जिसका नाम सरला था, जी सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बहन नहीं लगती है तू मुझे यहाँ? हम कूड़े बिन रहे हैं जिसमें हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। खर्चा कुछ नहीं, मुनाफा ही मुनाफा। क्या उस कूड़े के पैसे मिलते हैं? क्या ये काम मैं भी कर सकती हूँ? तू हमारे ही इलाके में आकर हमारा ही काम छीनेगी? निकल यहाँ से। जी नहीं, बस अपनी बेटियों के लिए खाने और रहने के लिए घर हो जाए, बस इतना ही चाहिए। सब यही बोलते हैं, जाती है कि नहीं यहाँ से? सुबह सुबह समय खोटी करने के लिए चली आई है। ये बोलते हुए सरला उमा को धक्का दे देती है, वो गिर जाती है। तभी उमा की बेटी बबीता अपनी गोद में रेनू को लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी आओ, रेनू कुछ बोल नहीं रही है, ना ही रो रही है, देखो ना माँ उसे। ये सुनकर सरला भी उस बच्चे के पास जाती है और अपनी कूड़े के पन्नी में से दूध की एक थैली निकालकर रेनू के मुंह में 2-3 बूंद दूध के डालती है, जिससे रेनू के रोने की आवाज कम आने लगती है और उमा तुरंत ही अपनी बेटी को गोद में लेती है। और ये देखकर सरला कहती है, देख बहन, मुझे नहीं पता था कि तेरी इतनी बेटियां हैं और ये तो अब भी बहुत छोटी हैं, तो कल से तू भी हमारे साथ ये काम कर सकती है। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं कल से ही समय पर काम पर आ जाऊंगी। अब अगले ही दिन से निशा, बबीता और उमा तीनों कूड़ा चुनने लगती है और उससे ही अपने घर का खर्चा चलाती है। हालांकि सरला उमा को अपने ही चौल में एक कमरा भी दिलवाती है। अब धीरे धीरे उमा और उसकी 2 बेटियां निशा और बबीता भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। एक रोज रात के समय में उमा अपनी बेटियों को खाना खिला रही थी कि तभी उमा की बेटी रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, हम यहाँ पर इतने समय से क्यों रह रहे हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? हाँ माँ, मुझे भी दादी से मिलना है और आप पापा के घर हमें क्यों नहीं ले जा रही हो? चुप करके खाना खाओ तुम दोनों, और दादी और पापा का नाम भी गलती से नहीं लेना। अरे लड़ते नहीं बेटा, खाना खा लो, हम दादी और पापा से मिलने जाएंगे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कई साल बीत जाते हैं। इधर उमा अपनी कबाड़ी की दुकान खोल लेती है और निशा भी शादी के लायक हो गई थी। उमा को अब कबाड़ की दुकान से अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिस वजह से वो अपने लिए एक घर भी खरीदती है। हालांकि एक रोज निशा को लड़के वाले देखने आते हैं और लड़के की माँ निशा को कहती है, देख, मेरे घर की बहू बनने के लिए तुझे घर का काम आना चाहिए, घर संभालना आना चाहिए, समझ रही है ना? जी मेरी बेटी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और घर भी अच्छे से संभाल लेगी। अब तक उसने मेरे बाद अपनी 4 बहनों को पढ़ाया लिखाया है। अच्छा, नौकरी भी करती है क्या आपकी बेटी? जी हमारी कबाड़ की दुकान है ना, उससे हमारा घर भी बहुत अच्छे से चलता है। क्या कहा? कबाड़ की दुकान? यानी आपकी बेटी कबाड़ चुनती है? जी हमारा घर इसी से चलता है, तो इसमें कबाड़ा चुनने की क्या बात हो गई? राम राम, तेरे हाथों का खाना भी नहीं जाएगा मेरे अंदर। तुझे पता भी है मेरा बेटा महीने का 20,000 कमाता है, और आपको पता है कि मेरी बेटी उस कबाड़े से 60,000 कमाती है। इतना सुनने के बाद लड़के की माँ लड़के से कुछ बातें करती है और उसके बाद वो उमा से कहती है, अरे उमा जी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो बेटा निशा, सगुन, और ये रिश्ता पक्का। अब निशा का भी रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन निशा इस रिश्ते के लिए ना कर देती है क्योंकि उसकी सास निशा से पैसों के लिए शादी करवा रही थी, जिसके लिए वो लड़के की माँ को पैसे लौटाते हुए कहती है, आंटी जी, मुझे आपके घर की बहू बनना ही नहीं है और मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी जहाँ पैसों की अहमियत होती हो, इंसान की नहीं। अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। बताओ, मैंने अब तो ऐसा भी क्या बोल दिया? इतना तो चलता ही है। जी उसे पसंद नहीं तो इस शादी की मंजूरी मैं भी नहीं दे सकती। जी मुझे माफ करिएगा, आप जा सकते हैं। ना जाने कैसा कैसा रिश्ता बताते हैं, यहाँ हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। चल बेटा, मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़कियाँ ढूंढ दूंगी, आए बड़े। अब लड़के वालों के जाने के बाद निशा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जो कल को दादी की तरह मुझे घर से निकाल दे। बेटी मैं तेरी सगी माँ हूँ, सौतेली नहीं, और अगर सौतेली भी होती ना तो भी मैं तेरी शादी ऐसे घर में नहीं होने देती। जैसे दुख मैंने सहे हैं वैसे मैं तुझे कैसे सहने दे सकती हूँ। भले ही मैं 5 बेटियों की माँ हूँ, लेकिन मैं उन 5 बेटियों को ऐसी जिंदगी देना चाहती हूँ जिसमें सारी खुशियाँ हों और उन्हें वो सब ना सहना पड़े जो मैंने पूरी जिंदगी सहा है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी शादी ऐसे घर में कभी नहीं होने दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी कूड़ा बिना कचरा उठाया इसलिए कि तुम 5 को ऐसी जिंदगी दूं जिनमें तुम लोग खुश ना हो। नहीं मेरी बच्चियों, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारी दादी ने मुझे घर से निकाला था। तुम 5 को अपने आंचल में लिए मैं वहाँ से चल तो पड़ी थी। क्यों? क्योंकि तुम 5 मेरी हिम्मत थी और उसी हिम्मत ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। बेशक कुंती ने अपनी बहू को उसकी 5 बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया होगा, लेकिन उमा ने भी अपनी बेटियों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। हालांकि ये कह सकते हैं कि कुंती के घर से एक अच्छी जिंदगी मिली उमा को और उसकी 5 बेटियों को। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।